फ्रेंड्स, मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के वीडियो सत्र में हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जारी किए गए द्वितीय सावधिक परीक्षा कक्षा 12 विषय भूगोल के मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 3 को हल करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हम लोग कक्षा 12 विषय भूगोल के मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 1 और 2 को हल कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, इसे क्लिक करके अवश्य देखें। साथ ही साथ प्रथम सावधिक परीक्षा हेतु जारी किए गए कक्षा 12 विषय भूगोल के 5 मॉडल प्रश्न पत्रों को भी हम लोग व्याख्यात्मक हल कर चुके हैं। उसका भी लिंक ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसे भी क्लिक करके अवश्य देखें। दोनों सावधिक परीक्षाएं एक साथ 24 मार्च 2022 से प्रारंभ होने वाली है, अतः दोनों सावधिक परीक्षा से संबंधित मॉडल प्रश्न पत्रों को अवश्य हल करें। तो चलिए आज का सत्र का शुरुआत करते हैं। यह है भूगोल विषय का मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 3, पूर्णांक 35 नंबर, समय 1.5 घंटा। ये कुछ सामान्य निर्देश हैं जो हम लोग पहले भी जान चुके हैं। जल्दी से इसको बता देना चाहता हूँ। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। वहीं प्रश्न संख्या 8 से प्रश्न संख्या 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। वहीं इसके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। वहीं प्रश्न संख्या 15 से लेकर प्रश्न संख्या 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। जल्दी से सभी प्रश्नों को बारी बारी से देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, परिवहन को परिभाषित करें। प्रश्न संख्या 2, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। प्रश्न संख्या 3, बाढ़ क्या है। चौथा प्रश्न है, मानव प्रवास से आप क्या समझते हैं। 5वां प्रश्न है, खरीफ फसल क्या है। छठा प्रश्न है, साक्षरता से क्या समझते हैं। 7वां प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं। 8वां प्रश्न है, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन करें। 9वां प्रश्न है, भारत में कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन करें। 10वां प्रश्न है, प्रवास के परिणामों का वर्णन करें। 11वां प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। 12वां प्रश्न है, रेल परिवहन की विभिन्न समस्याओं का वर्णन करें। 13वां प्रश्न है, किसी देश के औद्योगिक विकास में लोहा इस्पात उद्योग का क्या महत्व है। 14वां प्रश्न है, प्रदूषण एवं प्रदूषक के बीच अंतर स्पष्ट करें। 15वां प्रश्न है, जल प्रदूषण को परिभाषित करें। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक क्या हैं। 16वां प्रश्न है, भारत में कोयला के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। 17वां प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की विवेचना करें। 18वां प्रश्न है, चाय उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वितरण एवं वर्णन करें। और 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों को भारत के मानचित्र पर रेखांकित कीजिए। नदियों का नाम है, 5 नदियों को दर्शाना है। क में नर्मदा, ख में गोदावरी, ग में गंगा, घ में कावेरी और अंगा में महानदी। इन नदियों को भारत के मानचित्र में प्रदर्शित करना है। तो चलिए बारी बारी से सभी प्रश्नों को हल करते हैं। क्या है इनके उत्तर। पहला प्रश्न है, परिवहन को परिभाषित करें। तो इसका उत्तर है, परिवहन एक ऐसी सुविधा या साधन है जिसके माध्यम से व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया एवं ले जाया जा सकता है। इसमें विभिन्न प्रकार के वाहनों, पशुओं, मनुष्यों का उपयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। तो इसका उत्तर है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, किसी क्षेत्र में कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसे निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। ये तीनों में से किसी को उत्तर हम लोग लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, बाढ़ क्या है। तो इसका उत्तर है, बाढ़ एक प्रकार की आपदा है जिसमें नदी वाहिकाओं या जलाशयों की क्षमता से अधिक जल आ जाने के कारण इसके आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं, जिसे बाढ़ के नाम से जाना जाता है।
बाढ़ आने के कई कारण होते हैं, जैसे अत्यधिक वर्षा, बांध का टूटना, सुनामी, चक्रवात, बादल का फटना आदि। चौथा प्रश्न है, मानव प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, मानव जब किसी कारणवश अपने पूर्व निवास स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसने या निवास करने की प्रक्रिया को मानव प्रवास कहा जाता है। इसमें स्थान परिवर्तन एवं कुछ दूरी तय करना अनिवार्य होता है। पांचवा प्रश्न है, खरीफ फसल क्या है? तो इसका उत्तर है, भारत में मानसून के आगमन के साथ बोई जाने वाले फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है। इसके अंतर्गत चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, कपास, जूट, मूंगफली, मूंग आदि फसलों को शामिल किया जाता है। छठा प्रश्न है, साक्षरता से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, किसी व्यक्ति में कम से कम कोई एक भाषा में लिखने, पढ़ने तथा पढ़कर समझने की क्षमता या कौशल को साक्षरता कहा जाता है। भारत में इसके लिए न्यूनतम आयु 7 वर्ष निर्धारित किया गया है। सातवां प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, यह भारत की महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना है, जिसमें भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में स्थित 4 विशाल महानगरों अर्थात दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता को 6 लेन वाली महामार्गों से जोड़ा गया है। इसकी लंबाई 5846 किलोमीटर है। आठवां प्रश्न है, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन करें। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत उन ऊर्जा स्रोतों को कहा जाता है जो समाप्त होने वाले ऊर्जा संसाधन है। इसके अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस को शामिल किया जाता है। यहाँ तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। 8 प्रश्नों में से इन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा। तो 5 जो आप लोगों को सबसे बेहतर लगे, जिसका उत्तर आप लोग अच्छी तरह से याद किए हो, लिख सकते हो, उन 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसके बाद शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न संख्या 9 से लेकर प्रश्न संख्या 14 तक है। इनमें से किसी 5 प्रश्नों को उत्तर देना है 50 शब्दों में। इसके लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो जानते हैं बारी बारी से इन प्रश्नों को। 9वां प्रश्न है, भारत में कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन करें। इसका उत्तर है, भारत में 1960 के दशक में हरित क्रांति के बाद भारतीय कृषि में अभूतपूर्व उन्नति की है तथा उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है। इसके बावजूद भी भारतीय कृषि को अभी भी कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। कुछ प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित इस प्रकार है, जैसे पहला, अनियमित मानसून पर निर्भरता, दूसरा निम्न उत्पादकता, तीसरा वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं तथा ऋणग्रस्तता, चौथा भूमि सुधारों में कमी, पांचवा छोटे खेत एवं विखंडित जोत, छठा वाणिज्यीकरण का अभाव, सातवां व्यापक अल्प रोजगारी, आठवां कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। तो ये प्रमुख समस्याएं हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद 10वां प्रश्न है, प्रवास के परिणामों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर है, किसी भी देश में अवसरों, संसाधनों, सुविधाओं, सुरक्षा आदि का वितरण असमान रूप से पाया जाता है, जिसके कारण लोग कम अवसरों, सुविधाओं, संसाधनों एवं कम सुरक्षा वाले स्थानों से अधिक अवसरों, संसाधनों, सुविधा एवं बेहतर सुरक्षा वाले स्थानों में जाकर बसने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, जिसके कारण उद्गम एवं गंतव्य दोनों स्थानों में कई प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निम्नलिखित इस प्रकार है। प्रवास के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम इस प्रकार है, आर्थिक परिणाम, दूसरा जनसांख्यिकीय परिणाम, तीसरा सामाजिक परिणाम और चौथा पर्यावरणीय परिणाम। आर्थिक परिणाम के तहत लोग जो बाहर जाते हैं रोजगार के उद्देश्य से, उनके माध्यम से उनके उद्गम स्थान के लिए जीविका चलती है। वहीं जनसांख्यिकीय परिणाम में जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का वितरण तथा लिंगानुपात आदि प्रभावित होता है प्रवास के कारण। सामाजिक परिणामों में लोग संस्कृति या सभ्यता के वाहक होते हैं। जहां भी जाते हैं वो अपनी सभ्यता संस्कृति लेकर जाते हैं, उसकी भाषा, रहन सहन प्रभावित होते हैं तथा प्रभावित करते भी हैं। पर्यावरणीय ज्यादातर समस्याएं पर्यावरण प्रदूषण से होता है।
11वां प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, नदियों में जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं जिसमें कई उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, ऐसे बांधों को ही बहुउद्देशीय परियोजना या नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। भारत में प्रथम बार 1948 ईस्वी में दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। बाद के वर्षों में भारत में कई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को स्थापित किया गया है, जैसे भाखड़ा नंगल परियोजना, चंबल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, रिहन बांध परियोजना आदि। इन परियोजनाओं से निम्नलिखित बहुउद्देश्यों की पूर्ति होती है, जिसके कारण इनको बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है, जैसे बाढ़ का नियंत्रण, मृदा अपरदन से नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई का विकास, पांचवा मत्स्य पालन, नौका विहार एवं पर्यटन, भौम जल स्तर में वृद्धि, जलीय यातायात और नौवां नगरीय क्षेत्रों में जलापूर्ति। इन उद्देश्यों की पूर्ति होती है एक बांध के निर्माण होने से, अतः इन बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाना जाता है। 12वां प्रश्न है, रेल परिवहन की विभिन्न समस्याओं का वर्णन करें। तो रेल परिवहन भारी भरकम सामानों को लंबी दूरी तक ले जाने वाली परिवहन के साधनों में प्रमुख साधन है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन, फ्रांस में स्थानीय यात्रियों के लिए लोकप्रिय परिवहन के साधन है। इसके द्वारा नगरों में प्रतिदिन हजारों लोग बहुत कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते रहते हैं। भारत के संदर्भ में रेल परिवहन की कुछ व्यापक समस्याएं इस प्रकार है, इसे सुधार कर रेल परिवहन को और अधिक व्यापक बनाया जा सकता है। नंबर 1 समस्या है, पुराने रेल पटरियां, पुल, बोगियां, इंजन ये सभी काफी पुराने हैं, अतः इनको बदलना अति आवश्यक है। दूसरा है, दोहरी लाइन बिछाने की समस्याएं, भूमि अधिग्रहण में काफी समस्या होती है। तीसरा, रेल दुर्घटनाएं। चौथा, रेलवे में पुराने तकनीकों का अब भी उपयोग। पांचवा, रेलों में भीड़ की समस्या। छठा, रेलवे में साफ सफाई। सातवां, रेल परिवहन की सुरक्षा। और आठवां, उच्च ईंधन उपयोग दर। ये प्रमुख भारतीय रेल की समस्याएं हैं। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, किसी देश में औद्योगिक विकास में लोहा इस्पात उद्योग का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर है, लोहा इस्पात उद्योग सभी प्रकार के उद्योगों के लिए आधार होता है, जिसके कारण इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। यह उद्योग आधारभूत उद्योग इसलिए होता है क्योंकि अन्य सभी प्रकार के उद्योगों में लगने वाले विभिन्न प्रकार के मशीन, औजार, यंत्र, कल पुर्जे सभी लोहा इस्पात से बने होते हैं और इस लोहा इस्पात का निर्माण लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है। अतः लोहा इस्पात उद्योग के बिना या लोहा इस्पात उद्योग के अभाव में किसी उद्योग और संरचना, निर्माण कार्य आदि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लोहा इस्पात उद्योग की महत्ता के आधार पर ही वर्तमान समय को लोहा इस्पात युग के नाम से जाना जाता है। 14वां प्रश्न है, प्रदूषण एवं प्रदूषक के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है, प्रदूषण एवं प्रदूषक के बीच निम्न अंतर किए जा सकते हैं। पहला अंतर है, मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न अपशिष्टों से पर्यावरणीय घटकों जैसे जल, वायु, भूमि आदि के मूलभूत गुणों का ह्रास प्रदूषण कहलाता है। वहीं प्रदूषक उन पदार्थों या उत्पादों को प्रदूषक कहते हैं जो पर्यावरणीय घटकों जल, वायु, भूमि में घुलकर उनकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, प्रदूषक कहे जाते हैं। दूसरा अंतर है, प्रदूषण परिणाम होते हैं, वहीं प्रदूषक कारक होते हैं। प्रदूषण के अंतर्गत इसमें धूल, धुआं, अपशिष्ट, कचरे, दूषित जल आते हैं। वहीं प्रदूषक के अंतर्गत कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर, सीसा आते हैं। ये प्रश्न संख्या 9 से लेकर के प्रश्न संख्या 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न थे। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्न जो आप लोगों को बेहतर आता हो, बेहतर लिख सकते हो, उनको 5 का उत्तर देना है। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर। 15वां प्रश्न है, जल प्रदूषण को परिभाषित करें। जल प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या हैं?
तो इसका उत्तर है जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में अवांछित तत्वों के मिलने से जल की गुणवत्ता में ह्रास को जल प्रदूषण कहा जाता है। किसको कहते हैं जल प्रदूषण? जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में अवांछित तत्वों के मिलने से जल की गुणवत्ता में ह्रास को जल प्रदूषण कहा जाता है, जिसके उपयोग से मानव, जलीय जीव, पशु पक्षी तथा वनस्पतियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अवांछित तत्वों या प्रदूषकों में बदबू, घुलित एवं निलंबित ठोस कण, अमोनिया तथा यूरिया, नाइट्रेट, क्लोराइड्स, फ्लोराइड्स, सीसा, आर्सेनिक, पारा, मैग्नीज आदि प्रमुख है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, औद्योगिक अपशिष्टों को जलीय स्रोत में विसर्जन। दूसरा, नगरीय अपशिष्टों को जलीय स्रोतों में विसर्जन। तीसरा, सीवर के जल को जलीय स्रोतों में विसर्जन। चौथा, रासायनिक उर्वरकों, दवाइयों, कीटनाशकों का कृषि कार्य में अधिक उपयोग। पांचवा, अध जले शवों, मृत मवेशियों को जल में प्रवाह। छठा, घरेलू कचरे को जल में विसर्जन। ये सभी जल प्रदूषण के कारण हैं। 16वां प्रश्न है, भारत में कोयला उत्पादन एवं वितरण को वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, भारत में कोयला परंपरागत ऊर्जा स्रोत के प्रमुख संसाधन है, जिसका मुख्य उपयोग ताप विद्युत उत्पादन तथा लोहा इस्पात उद्योग में लौह अयस्क को प्रगलन के लिए किया जाता है। भारत में कोयले का उत्पादन 19 जून 2021 को भारतीय कोयला मंत्रालय द्वारा अंतिम कोयला सांख्यिकी 2020-21 एक रिपोर्ट जारी की गई है। इनके अनुसार वर्ष 2020-21 में कोयले का उत्पादन 2.02% घटकर 716.084 मिलियन टन रह गया है। वहीं 2019-20 में इसका उत्पादन 730.874 मिलियन टन था। छत्तीसगढ़ 158.409 मिलियन टन अर्थात 22.12% उत्पादन के साथ प्रथम स्थान पर रहा है। वहीं उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे सबसे बड़े उत्पादक राज्य रहे हैं। झारखंड 44.387 मिलियन टन कोकिंग कोल के उत्पादन में सबसे शीर्ष स्थान पर है। भारत में कोयला का वितरण किस प्रकार है उसको हम लोगों को यहाँ से लिखना है। भारत में समस्त कोयला भंडारों को 2 समूह में विभाजित किया जाता है, गोंडवाना समूह और टर्शियरी समूह। तो पहला गोंडवाना समूह देश के लगभग 96% कोयला भंडार एवं 99% उत्पादन गोंडवाना समूह से प्राप्त किया जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से झारखंड के झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा, रामगढ़, हजारीबाग, छत्तीसगढ़ के चिरीमिरी, पुरिसिया, विश्रामपुर, कोरबा, झिलमिली, सोनहाट, लखनपुर, उड़ीसा के तलचर, रामपुर, पश्चिम बंगाल के रानीगंज, आसनसोल, मध्य प्रदेश के सिंगरौली तथा महाराष्ट्र के चंद्रवर्धा और कामठी और बांदेर में कोयला क्षेत्र का विस्तार है। वहीं टर्सरी समूह के अंतर्गत इसके अंतर्गत असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड है। बढ़ते हैं 17वां प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। तो ये प्रश्न लगभग अब तक तीनों सेटों में आ चुका है, अतः काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर है, प्रथम और द्वितीय सेट को भी हम लोग हल कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, इसे क्लिक करके अवश्य देखें। यहाँ भी इसका उत्तर दिया गया है। इसका उत्तर है, भारत विश्व का चीन के बाद जनसंख्या की दृष्टिकोण से दूसरा बड़ा देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या अर्थात 1,21,01,93,422 व्यक्ति निवास करते हैं। वहीं वर्तमान समय में यह बढ़कर लगभग 140 करोड़ के आसपास हो गई है। भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या क्षेत्रफल के अनुपात में एक समान रूप से नहीं पाई जाती है। पर्वतीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे कम, पठारी क्षेत्रों में मध्यम, वहीं मैदानी एवं तटीय क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। भारतीय जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है।
पहला भौतिक कारक, भौतिक कारक में जल की उपलब्धता, उच्चावच या भू आकृति, जलवायु तथा मृदाएं हैं। दूसरा आर्थिक कारक, आर्थिक कारक में खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण। तीसरा सामाजिक कारक और चौथा है सांस्कृतिक कारक। इन सभी चारों कारकों को दो दो लाइन में व्याख्या करना है, अतः इनको दो दो लाइन में जरूर व्याख्या करें। ये सभी कारक भारतीय जनसंख्या वितरण को काफी प्रभावित करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है, चाय उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं एवं वितरण का वर्णन करें। तो इसका उत्तर है, चाय एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय सदाबहार झाड़ियां है। इसके ऊपरी कोमल पत्तियों में पाए जाने वाले कैफीन तथा टैनिन की प्रचुरता के कारण इसे स्फूर्तिदायक पेय पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। यह रोपण, बगानी एवं वाणिज्यिक कृषि का प्रमुख फसल है। चाय उत्पादन के अनुकूल भौगोलिक दशाएं इस प्रकार है। चाय उष्णार्ध एवं उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय रोपण फसल है। इसके उत्पादन के लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाएं उपयुक्त मानी जाती है। पहला, तापमान चाय के उत्पादन के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। वहीं वर्षा की बात करें तो वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। मृदा की बात करें तो गहरी उर्वर मृदा जिसमें फास्फोरस, पोटास, लोहांश तथा ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में हो। भूमि अर्थात धरातल थोड़ी ढाल युक्त भूमि जहां वर्षा का जल आसानी से निकल जाए, क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्षा अत्यधिक होती है, अतः इसकी खेती के लिए पर्वतीय ढाल काफी उपयुक्त होती है। अगला महत्वपूर्ण कारक है श्रम। चाय के पौधे लगाने, इसकी पत्तियों को चुनने, इसकी कटाई छटाई तथा चाय की पत्तियों को किण्वित करने में अधिक मात्रा में मानव श्रम की आवश्यकता होती है, अतः आसपास सस्ते श्रमिकों का होना अति आवश्यक होता है। अब देखते हैं चाय के उत्पादन एवं वितरण किस प्रकार से है। तो वर्ष 2015 के अनुसार भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक एवं निर्यातक देश है। इसकी ज्यादातर बागानें दक्षिण पूर्वी एशिया अर्थात भारत, चीन, श्रीलंका, म्यांमार आदि देशों में है। विश्व के कुल चाय उत्पादन का भारत 21.8% भाग उत्पादन करता है। भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम में किया जाता है। भारत में कुल चाय के उत्पादन का आधा से अधिक भाग अकेले असम में होता है। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल आता है। अब देखते हैं मुख्य चाय उत्पादक राज्य। तो चाय का उत्पादन भारत में सबसे अधिक असम में किया जाता है। असम में शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, नावगांव, कामरूप तथा गोलपाड़ा है। उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है चाय के उत्पादन में। तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों में, उत्तराखंड में दून घाटी में, इसके बाद तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, त्रिपुरा तथा झारखंड के रांची पठार में चाय की खेती की जाती है। उसके बाद 19वां प्रश्न मानचित्र कार्य से संबंधित है। निम्नलिखित नदियों को भारत के मानचित्र पर रेखांकित कीजिए। का नर्मदा, खा गोदावरी, गा गंगा, घा कावेरी और अंगा महानदी। तो इन नदियों को दिए हुए ब्लैंक भारत के मानचित्र में रेखांकित करना है। तो आइए देखते हैं कहां पर है ये नदियां। ऑप्शन का में नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी यहाँ से अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते हुए आकर के इधर अरब सागर में गिरती है। इसके बाद खा में गोदावरी नदी। तो गोदावरी यहाँ पश्चिमी घाट से निकल कर महाराष्ट्र में होते हुए, तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद तीसरा है गंगा नदी। तो गंगा नदी उत्तराखंड से निकल करके उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, पश्चिम बंगाल होकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और घा में है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी का भी उद्गम पश्चिमी घाट में होता है, यहाँ पर कर्नाटक के आसपास में, और यहाँ से निकलते हुए ये तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अंगा में महानदी है। महानदी यहाँ से छत्तीसगढ़, उड़ीसा के आसपास से निकलती है और उड़ीसा होते हुए चिल्का झील के उत्तर में या बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा
जारी किए गए द्वितीय सावधिक परीक्षा कक्षा 12 विषय भूगोल के मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर हल आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और इस वीडियो से संबंधित अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार का प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। साथ ही साथ भूगोल विषय से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।